तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल F4 फाइनेंस में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और जितना रह गया उसके बारे में हम पूरी तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल में पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा फंडामेंटल एनालिसिस का, तो सबसे पहले जाकर के वो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, तब जाकर के आपको सिलसिलेवार समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके कंप्यूटर स्क्रीन पे और पार्ट 2 को एनालाइज करते हैं। अब हम अगला बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी कि कभी फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन सा जो है वो डेटा की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सा हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फाइनेंशियल डेटा चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स, कितना सेल्स हुआ। उसके बाद हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा। उसके बाद एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद चाहिए डीएनए, ठीक है। उसके बाद हमें डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद चाहिए एबिटा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना लगा। उसके बाद पीबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा टैक्सेस, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। फिर हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देख सकते हो। 100 रुपया का इसका सेल्स हुआ, जिसमें 60 रुपया इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा था, 40 रुपया एबिटा बना इसका, 10 रुपया इसका चला गया डीएनए में, एबिटा इसका बचा 30 रुपया, 10 रुपया का इसका इंटरेस्ट में चला गया, इसके पास बचा 20 रुपया। इसके बाद इसका 6% जो है वो 30% टैक्स चला गया, 6 रुपया। तो इसके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 14 रुपया बचा। कंपनी ने सेल कितना का किया था, 40 रुपया का। कंपनी की अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था, 60 रुपया। तो कंपनी को कमाना कितना चाहिए, 40 रुपया। लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारा टैक्स लगता है, एबिटा भी लगता है, अमोर्टाइजेशन, फिर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, और उसके बाद ये सब करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है जो कि 14 रुपया है। कंपनी को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगता होगा कि ये 40 रुपया जो है यही इसका प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ये पैट है जो कि 14 रुपया है। तो देख सकते हो इतना अंतर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये है, तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप जा करके समझ पाओगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए हम एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में जो है यहाँ पे आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें 11 नंबर, तो बुक वैल्यू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। किसी कंपनी का आप देखे होगे बुक वैल्यू रहता है, आपने देखा होगा कि इसका बुक वैल्यू 100 है, इसका बुक वैल्यू 30 है, इसका बुक वैल्यू 40 है। तो बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी इक्वल टू करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया से। मान लेते हैं ये कंपनी ए है, इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स जो है वो मान लेते हैं 100 करोड़ का है, ठीक है। और इसने जो उधार लिया है, मान लेते हैं इसने उधार 50 करोड़ का उधार लिया है, ठीक है। और कंपनी का जो टोटल जो इसके पास जो टोटल यानी कि टोटल जो इसका शेयर है वो मान लेते हैं इसका टोटल शेयर 100 है, ठीक है। ये टोटल शेयर है इसका। इसमें से कुछ शेयर जो होगा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, कुछ शेयर प्रमोटर के पास होगा, कुछ शेयर फ्री फ्लोट होगा, लेकिन टोटल शेयर 100 है। इसके पास कितना का ये एसेट्स है, 100 करोड़ का, और इसके पास उधार कितना का है, 50 करोड़ का। तो अब अगर हम इसके पास एसेट्स की बात करते हैं एक्चुअल, तो एक्चुअल कितना हो गया, 100 करोड़ इसने जो है वो एसेट्स है, 50 करोड़ इसने उधार लिया है, तो इसके पास 50 करोड़ ही बचा जो एक्चुअल एसेट्स है। टोटल शेयर कितना है, 100 है। तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया इसके पास आ गया 0.5 करोड़, ठीक है। यानी कि 50 लाख इसका जो है LAKH 50 लाख जो है वो पर शेयर इसका है, पर शेयर। तो इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। यानी कि अगर ये कंपनी पूरी तरीके से अगर बिक जाएगी किसी दिन मान के चलते हैं ये बिक जाती है कंपनी, तो इसके पास इतना एसेट्स है और इतना लायबिलिटी है। यहाँ पे 100 करोड़ एसेट्स है और 50 करोड़ लायबिलिटी है। तो जब 100 करोड़ एसेट्स में 50 करोड़ लायबिलिटी घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो जो आएगा वैल्यू उसी को बोलेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। यानी कंपनी बिकने के बाद अगर आपके पास इसका एक शेयर भी है तो एक शेयर पे आपको जितना रुपया मिलेगा उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। तो किसी कंपनी का बुक वैल्यू कम रहेगा वो बढ़िया है, या ज़्यादा रहेगा वो बढ़िया है। तो किसी कंपनी का बुक वैल्यू जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो बुक वैल्यू उसी को बोलते हैं जो उसका वैल्यू बताता है कि कंपनी अगर बिक जाएगी तो उस केस में आपको कितना रुपया मिलेगा, उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब चलिए हम अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म हमारे पास यहाँ पे है वैल्यूइंग शेयर यूजिंग EV बाई एबिटा। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू को एबिटा से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसी से हम वैल्यू करेंगे किसी भी शेयर को, ठीक है। तो देखिए उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ से जाकर के पता करना पड़ेगा कि हम किसी भी वैल्यूइंग शेयर यूजिंग EV बाई एबिटा, यानी कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का शेयर मान लेते हैं 100 रुपया है। तो क्या ये 100 रुपया जो कंपनी का वैल्यूएशन है, यहाँ पे जो एक शेयर का प्राइस जो 100 रुपया है, क्या ये जायज़ है या नहीं है, क्या ये ओवर वैल्यू है, क्या ये अंडर वैल्यूड है। अगर आप किसी कंपनी ए का अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हो, ये 100 रुपया दिख रहा है, और उसी सेक्टर में कंपनी बी है जिसका प्राइस जो है वो 90 रुपया है, तो आपने देख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 90 रुपया का है,
और ये 100 रुपये का। आप यहाँ पे देख करके बता रहे हो कि ये जो आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कौन ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। अगर ए ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है और बी के कंपैरिजन में, तो आपको ये नहीं देखना होगा कि ये 90 रुपया मिल रहा है तो ये बढ़िया है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो आपको ये 100 रुपये का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि ये सही वैल्यूएशन है या नहीं है। तो उसी के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि किसी कंपनी का जो 100 रुपये का वैल्यूएशन है वो बढ़िया है या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। तो उसके लिए आपको जो है वो एक तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल के साइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो पे जाना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यूएशन रेशियो जो है वहाँ से जाकर के आप कॉपी एंड पेस्ट ईवी डेटा एंड ईवी बाई एबिटा डेटा फॉर लास्ट 5 ईयर, ठीक है। वैल्यूएशन रेशियो में जाकर के वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए ईवी डेटा एंड ईवी बाई एबिटा डेटा फॉर द लास्ट 5 ईयर। कैलकुलेट एबिटा, उसके बाद एबिटा अपना कैलकुलेट करिए और इसका फॉर्मूला ये है ईवी डिवाइडेड बाई ईवी बाई एबिटा। उसके बाद ग्रोथ इन एबिटा शुड बी कैलकुलेटेड, ये किया जाना है। फिर कैलकुलेट करिए एवरेज ग्रोथ इन एबिटा, फिर कैलकुलेट करिए एक्सपेक्टेड एबिटा। अब यहाँ पे देखिए इसको एग्जांपल से समझाया गया, ठीक है। तो समझिए, मान लेते हैं कि इसका जो एबिटा 2019 का वो 67,695.6 है और वहीं अगर एवरेज ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 112.403% से बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड एबिटा की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने का नियम है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया 100 डिवाइडेड बाई 67,695.6, तो और इसके बाद डिवाइडेड बाई 100 इतना आ गया। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 76,091.9 इसका हो गया, ठीक है, एक्स। अब अगर हम आगे इसका बात करते हैं तो आगे देखते हैं इसको, और आगे जो यहाँ पे ले जाया गया। अब देखिए इसको और अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट फोरकास्ट एंटरप्रेन्योर वैल्यू, ये एबिटा जो है वो इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर, उसके बाद यहाँ पे टारगेट प्राइस, फोरकास्ट आउटस्टैंडिंग एंड एंट्री प्राइस शुड बी एटलीस्ट 70% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्राइस। ये सब थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो या तो आप इंटरनेट पे कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा ऐसे आर्टिकल। तो आप अगर निकालना चाहो खुद ब खुद तो ये सब चीज़ें आपको फॉलोअप करनी पड़ेगी, तभी आपसे निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कैसे भी आपको करना है। अब अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला यहाँ पे है बेसिक पैरामीटर फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहला साइक्लिक इंडस्ट्रीज, इफ़ इट इज़ टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच परफॉर्म वेल व्हेन द कंट्री जीडीपी इज हाई, एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री कंपेयर करने में सबसे पहले हमें साइक्लिक इंडस्ट्री की बात करनी होती है। साइक्लिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जिसमें कंट्री का जीडीपी अगर बढ़िया ग्रोथ कर रहा है तो उसका जो है वो भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेगा वो इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल यानी कि जो कार गाड़ी ये सब दिख रहे हैं, तो अगर हमारे देश की जीडीपी अगर बढ़ेगी तो हमारे पास परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर हमारे पास परचेजिंग पावर आएगा तो सभी कोई कार खरीदना चाहेंगे, अपनी गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदना चाहेंगे, तो उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने आप बूम पे चला जाएगा, जो कि अभी हमें दिख रहा है भारत में मैक्सिमम लोगों के पास अभी जो है वो कार खरीदने की इच्छा है या फिर बहुत लोगों के पास कार है। और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार में ये कन्वर्ट होती जा रही है, इच्छाएं जो है अब बहुत कोई चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार खरीदें, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम पे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रीज जो कि साइक्लिक इंडस्ट्री है, यानी कि साइकिल के अनुसार चलती है। जैसे हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी वैसे इसका जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा और वैसे ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। सबसेट ऑफ एन इंडस्ट्री, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि अगर हम किसी इंडस्ट्रीज के बारे में एनालाइज कर रहे हैं तो उसका सबसेट इंडस्ट्री कौन सी है, यानी कि कार बनाने वाली इंडस्ट्री है, एक ही इंडस्ट्री हो गई, तो इसकी सबसेट इंडस्ट्री है वो बैटरी मैन्युफैक्चर है, टायर मैन्युफैक्चर है। तो उसी केस में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का बना रहे हैं तो बैटरी जो मैन्युफैक्चर बनाने वाली इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, टायर बनाने वाली मैन्युफैक्चर वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और अगर ये सब बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी। अभी कुछ दिन पहले यही न्यूज़ निकल के आ रहा था कि सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली। तो सेमीकंडक्टर जो है वो इसके सबसेट इंडस्ट्री है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल होता है इसमें, जितने भी इलेक्ट्रिक कारें बन रही है उसमें जितने भी आपके कंट्रोलर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, वो सब उसी चीज़ का है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला अगर बात करें लाइफ साइकिल्स, अ कंपनी गोज थ्रू वेरियस फेज, बर्थ फेज, ग्रोथ फेज, सैचुरेशन फेज, डिक्लाइन फेज। एग्जांपल बर्थ फेज ऑफ ए कंपनी, एग्जांपल जोमेटो। देखिए कंपनी का जो फेज होता है वो बहुत तरह का होता है, उसी को लाइफ साइकिल बोलते हैं। पहला होता है बर्थ फेज, जब कंपनी स्टार्ट होती है, फिर कंपनी जब ग्रोथ करती है, फिर कंपनी जब सैचुरेशन में जाती है, और फिर कंपनी जब डिक्लाइन में जाती है। अभी एग्जाम्पल दिया है जोमेटो का, ठीक है। जोमेटो का शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में स्टार्ट हुआ कंपनी, बहुत सारे पैसे बर्न करने पड़े, उसके बाद जाकर के ये कंपनी इस्टेब्लिश हो पाई है। जोमेटो और स्विगी की बात कर लें, अब कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके अपना जो है वो पैसे फंसा लिए, ग्रोथ कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे चली जाएगी, उसके बाद ये पूरी तरीके से सैचुरेशन हो जाएगी। सैचुरेशन होने के बाद कोई नए प्लेयर आएगा कंपनी में, दूसरे इसी फील्ड में, जो फूड डिलीवरी फील्ड में, और वो अब क्या करेगा, वो कोई नया तरीका लाएगा, या तो ड्रोन से या फिर कुछ और तरीके से लाएगा। तो अगर ये कंपनी उस चीज़ को नहीं करती है, ड्रोन से डिलीवर नहीं करती है,
तो इस केस में इसका क्या होगा, इसका जो है वो मार्केट गिरता जाएगा, यानी कंपनी डिक्लाइन जाएगी। तो इस केस में जोमेटो का बर्थ भी हुआ, जिसमें कंपनी ने पैसे लगाए, कंपनी जो है वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उसको ग्रोथ फेज बोलेंगे, फिर सेचुरेशन गई, सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई, उसके बाद इसका जो है वो डिक्लाइन फेज स्टार्ट हुआ। तो इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लो, हाँ अगला यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो होता है वो कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बना दी कि कल से कोई भी डीजल गाड़ी नहीं चलेगी रोड पे, सारी के सारी डीजल गाड़ी बंद, तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री है जो डीजल गाड़ियाँ बनाती है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि तुरंत भाई उसका जो है स्टॉक प्राइस धड़ाम हो जाएगा। और स्टॉक किसका बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक कार का स्टॉक जो है वो पूरी तरीके से जूम कर जाएगा। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी पे भी ध्यान देना चाहिए अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो। रियल एस्टेट एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, सीमेंट की बात करते हैं तो SEC, अल्ट्राटेक, एंड द पेंट की बात करते हैं बर्जर पेंट, एशियन पेंट। तो अगर हाउसिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो HDFC को देखो, तो उसके लिए अगर हमें देखना पड़ेगा कि हाउसिंग में लोन देने का, इंटरेस्ट लेने का सरकार क्या सीमा तय कर रही है। सीमेंट की बात करें तो ये सब इसके प्रोमिनेंट है, ACC, अल्ट्राटेक, और अगर पेंट की बात करें तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट, ये सब प्रोमिनेंट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सरकार का पॉलिसी क्या है इन सबको लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T हमने बताया था पहले भी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में क्या सरकार अपना पॉलिसी बना रही है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें क्या बना रही है, इसकी दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। बैंक की बात करें तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक और सारी बैंक, ICICI बैंक, ये सब भी है। और डेमोग्राफिक फैक्टर, यानी कि जो अलग अलग फैक्टर है वो कैसा है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में हो तो वहाँ आपको जो है वो सिर्फ एकदम ज़मीन मिल जाएगा, रोड एकदम सीधा सीधा मिल जाएगा, वहाँ पे तो वही पहाड़ी एरिया है तो उस हिसाब से मिलेगा। तो डेमोग्राफिक भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम अगला बात करते हैं सेक्टर वाइज की पॉइंट टू बी कंसिडर, यानी कि सेक्टर वाइज कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप बैंक सेक्टर या फिर NBFC सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप अगर चाह रहे हो किसी और सेक्टर में, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में कौन कौन सा सेक्टर में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक सेक्टर के बारे में। तो बैंक सेक्टर के बारे में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना है, डू नॉट चेक डेप्ट इक्विटी रेशियो। इक्विटी और डेप्ट रेशियो मत चेक करिए, क्योंकि बैंक का जितना भी पैसा होता है वो कहीं ना कहीं से उधार लिया होता है, या तो उसका जो होता है वो कासा होता है जो बहुत ज़्यादा रहता है, उसी को पैसे को वो देती है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये जो पैसा हम रखते हैं किसी बैंक में, वो पैसा बैंक अपने पास नहीं रखती, उसको क्या है इंटरेस्ट पे लगा देती है। ठीक है, इंटरेस्ट पे किसी को दे देती है और उसी से इंटरेस्ट कमा करके वो भी पैसा कमाती है और आपको भी इंटरेस्ट देती है, तो इससे जनरेट करती है। या फिर किसी और बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेती है पैसा और उसके बाद इसको लोन देती है और उससे प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो कभी भी आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मत चेक करिए, क्योंकि वो पैसे कहीं से ले रही है तभी उस पर जनरेट करके दे रही है, तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैन बी इग्नोर्ड, यानी कि इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इग्नोर किया जा सकता है। अब ये अपने पास कैश फ्लो थोड़ी रखेगी, जितना भी पैसा है वो तो कहीं ना कहीं लोन पे देगी, तो इसके पास कैश अगर फ्लो अगर नेगेटिव है या फिर नहीं है, बहुत कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो पैसे देने के लिए बनी है, अपने पास पैसे रखने के लिए थोड़ी बनी है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला अगर बात करते हैं इन्वेंट्री टर्न आउट रेशियो इररिलेवेंट, यानी कि अगर कंपनी मान लेते हैं बैंक है, बैंक किसी को 10 साल के लिए लोन दे रही है, तो 10 साल के लिए इसका टर्न आउट 1 ही रह गया, तो क्या ये खराब है? नहीं खराब है, क्योंकि टर्न आउट भले ही 1 है, लेकिन कंपनी यही इसीलिए तो है, जितना लंबा लोन देगी उतना ज़्यादा इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपनी हर महीने लोन दे करके हर वापस बार ले ले, फिर लोन दे, फिर वापस ले ले, तो ये तो बहुत खराब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत भी होगी, पेपर वर्क भी होगा, इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, तो इसका इन्वेंट्री टर्न आउट रेशियो जो है वो नहीं देखा जाता। ठीक है, तो अब इसमें देखा क्या क्या जाता है भाई? पहले तो ये सब चीज़ें हैं जिसको नहीं देखा जाता। अब देखा क्या जाता है, तो ये सब चीज़ें देखा जाता है। ग्रोथ इन कासा, मैंने बताया करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो जितना ज़्यादा इसके पास कासा रहेगा, एक मिनट, जितना ज़्यादा इसके पास कासा रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी स्टेबल है, बैंक की कंपनी। क्यों? क्योंकि ये जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं वो हम जैसे आम इन्वेस्टर के पैसे रहते हैं, आम आदमी के पैसे रहते हैं। तो हम जैसे आम आदमी क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ी निकाले, जब जरूरत पड़ी डाले। तो हमारे पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख तो हमें एक बार में ही नहीं निकाल लेते, 10,000 निकालते हैं, फिर हमें सैलरी मिल जाती है, फिर हम 10,000 डाल देते हैं, फिर 10,000 निकालते हैं, फिर डाल देते हैं। तो ये जो 1 लाख है ये तो 90,000 होता है, फिर 1 लाख, फिर 90, फिर 1 लाख, कभी जरूरत पड़ेगी 70 हो जाता है, कभी 80। तो ये सब जो पैसा हमारे पास बना रहता है तो ये बैंक में ही रखा रहता है, बैंक इसका यूज करके इंटरेस्ट कमाती है, और कासा पे सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये जो इसमें जो अपना खाता खुलवाएं हम जैसे लोग। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पे आपका जो है इंटरेस्ट मिलता है, बहुत कम मिलता है, करंट पे तो बहुत ज़्यादा कम, सेविंग पे कुछ ज़्यादा 1 या 2% के आसपास मिल जाता है। तो ये पूरी तरीके से प्रॉफिट होता है बैंक वाली कंपनियों के लिए। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोथ, यानी कि अगर कंपनी जो है वो मान लेते हैं कंपनी, एक मिनट,
कंपनी अगर यहाँ पे 100 करोड़ अगर दे रही है तो इसमें से कितना मार्जिन प्रॉफिट कमा रही है। अगर 1 करोड़ इसने इंटरेस्ट जनरेट किया तो इसका मार्जिन कितना हुआ, 1% हो गया। 2 करोड़ किया तो इसका मार्जिन कितना हो गया, 2% हो गया। तो जितना ज़्यादा मार्जिन है उतना बढ़िया है। कंपनी के पास टोटल अगर 100 करोड़ है, उसमें से अगर वो 2 करोड़ इंटरेस्ट कमा रही है तो 2% मार्जिन हो गया, तो ये बढ़िया है। तो जितना ज़्यादा मार्जिन रहेगा उतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये देखना है। तीसरा अगर बात करें तो एनपीए, ये तो देखना ही देखना है बैंक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। इसी की वजह से फ्रॉड बोला जाता है। जो बैंकों में बड़ा बड़ा फ्रॉड होता है यही होता है। क्या होता है, मान लेते हैं विजय माल्या ने पीएनबी से ले लिया 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ ले लिया। अब विजय माल्या हो गया डिफ़ॉल्ट, देश छोड़ के भाग भी गया, फ्रॉड हो गया। तो ये जो पीएनबी 9,000 करोड़ जो इसको लोन दिया था, अब इस लोन का क्या होगा, ये 9,000 करोड़ इसके एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि इससे अब बैंक को कोई उम्मीद नहीं है। पेपर पे तो चल रहा है कि मैंने लोन 9,000 करोड़ का लोन दिया है, लेकिन चूंकि विजय माल्या फ्रॉड हो गया, विजय माल्या की कंपनी बर्बाद हो गई, ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ये फ्रॉड करके भाग गया यहाँ से, तो अब ये पीएनबी को पैसे कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कंपनी को इस पैसे को एनपीए में डालना पड़ा, 9,000 करोड़ का एनपीए। तो जितना ज़्यादा एनपीए उतना ज़्यादा वो कंपनी के लिए दिक्कत है, और जितना कम एनपीए उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बढ़िया है। किसी भी कंपनी के लिए, बैंक की तो मोस्ट ही है, और भी किसी कंपनी के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम है उतना बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। ग्रोथ इन कासा, नेम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एनपीए, इस सब चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए, तभी आप बैंक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला है, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में, तो उसमें इन्वेंट्री टर्नआउट रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में जैसे आपका हो गया सोप, जैसे आपका हो गया मान लेते हैं बिस्किट ही मान लेते हैं, फिर हम अगर ब्रश ही मान लेते हैं, तो ये सब क्या फास्ट कंज्यूमिंग, ये था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो जितना जल्दी जल्दी इसका सोप बिकेगा उतना ज़्यादा फायदा है। अगर एक साल में ये अगर 100 बार इसका इन्वेंट्री खाली होकर के भर गया तो उतना ज़्यादा इसको प्रॉफिट है। तो इसमें इन्वेंट्री रेशियो देखा जाता है, जितना जल्दी जल्दी खाली होगा, जितना जल्दी जल्दी भरेगा उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं टेलीकॉम। टेलीकॉम मतलब जो हम मोबाइल से बात करते हैं, डेटा चलाते हैं, उसी को टेलीकॉम सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें ARPU का कंसिडर किया जाता है। ARPU क्या होता है, ARPU एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। यानी कि मान लेते हैं ये कंपनी एयरटेल है, एयरटेल कंपनी जो है ये 100 सिम पूरे देश में चला रही है, 100 सिम का ये सर्विस दे रही है, और 100 सिम पे जो है वो कोई 150 रुपये का रिचार्ज कर रहा है, कोई 200 रुपये का कर रहा है, कोई 250 रुपये का कर रहा है, कोई 90 रुपये का कर रहा है। ऐसे करके रिचार्ज करते हैं, सब कोई एक जैसा रिचार्ज तो करते नहीं है। अब इस सब रिचार्ज करने के बाद मान लेते हैं कि टोटल रिचार्ज जो हुआ इसका साल भर में, वो इसका हो गया कितना, मान लेते हैं कि इसका 15,000 का रिचार्ज हुआ टोटल, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना हो गया, सॉरी 15,000 यहाँ पे करते हैं, 15,000 डिवाइडेड बाई 100 सिम चला रही है, 150 रुपया हो गया। तो इस केस में इसका ARPU कितना निकल गया, 150 रुपया, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब है कि एक यूजर से ये 150 रुपया कमा रहा है। अब यही अगर एयरटेल अपना दाम बढ़ाता है और अगर एक यूजर से 200 रुपया कमाने लगता है, तो इस केस में इसका ARPU क्या हो जाएगा, ARPU क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 हो जाएगा तो ये जो 15,000 का टोटल साल भर में जो रिचार्ज करवा पाता था, अब इसको बढ़ा करके ये 20,000 का रिचार्ज करवा रहा है, यानी कि 20,000 कंपनी के पास जा रहा है, एयरटेल के पास। तो ARPU जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा फायदा होता है। तो किसी भी अगर टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका ARPU देखना बहुत जरूरी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें देखिए चेक ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक इज द बुक दैट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर्स रिसीव विच इज येट टू बी एग्जीक्यूटेड। द हायर इज द ऑर्डर बुक द गुड इज फॉर द कंपनी। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, डैम ये सब बनाती है, उन सब के लिए हमें देखा जाता है ऑर्डर बुक। मान लेते हैं ये कंपनी ए है, अभी ये काम कर रही है 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में, ठीक है, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में, और कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 1000 करोड़ का। तो ये 1000 करोड़ का जो है वो काम अभी करेगी कंपनी, तो कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। तो जितना ज़्यादा इसके पास ऑर्डर बुक होगा उतना ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर कंपनी मान लेते हैं कि इस केस में 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक नहीं है, तो ये 100 करोड़ का काम करने के बाद कंपनी बैठ जाएगी, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा नहीं फिर। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक है उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर बुक देखा जाता है। अब हम अगर बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम क्या देखेंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनीज हैव टू पब्लिश मंथली डेटा इन द न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर में मंथली डेटा पब्लिश करना पड़ता है। दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड एवरी मंथ। यानी कि कोई भी कंपनी हर महीने कितने व्हीकल जो सोल्ड कर पा रही है, कंपनी अपनी गाड़ियाँ बेच पा रही है, उसी को बोलते हैं कंपनी का जो है वो डेटा, जो हर महीने निकालना पड़ता है। पब्लिश मंथली डेटा इन द न्यूज़पेपर। मान लेते हैं ये टाटा है, टाटा मोटर्स, ये अपनी जो है वो 1000 गाड़ियाँ हर महीने बेच पा रही है। अब यहीं पे अगर हम दूसरी कंपनी मान लेते हैं मारुति सुजुकी, ये मान लेते हैं 1200 गाड़ी बेच पा रही है।
तो 1200 गाड़ी बेच पा रही है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा मारुति सुजुकी का और सारा स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें 1000 ही गाड़ी बेच पा रही है टाटा मोटर्स, लेकिन मारुति सुजुकी 1200 बेच दे रही है। तो जो ज़्यादा बेचती है उसे हमें कंसिडर करना चाहिए, और भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन एक बार ये भी देखनी चाहिए अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो अगला यहाँ पे देख लीजिए ऑयल एंड गैस। अगर ये सब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल प्राइस एंड द गवर्नमेंट प्राइस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेक्टर। हमें देखना चाहिए कि क्रूड प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है। कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो विंडफॉल टैक्सेस लगा देती है, जैसे अभी लगाई थी जब रसिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था। तो वो सब चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें हो गई जो सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। किसी भी कंपनी का इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज़ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस रेंडर्ड इन द कंपनी या कंट्री। यानी जीडीपी का अगर हम एग्जांपल में बात करें तो जीडीपी होता है, यहाँ से एग्जांपल बताते हैं, मान लेते हैं ये कंपनी, ये पूरे कंट्री है। ठीक है, COUNTRY, ये पूरी कंट्री है। इसमें से मान लेते हैं कि गुड्स यानी कि जो इसमें मैन्युफैक्चर की गई 100 रुपया का मैन्युफैक्चर किया गया, और सर्विस जो दिया गया वो 50 रुपया का दिया गया। तो इसका जो जीडीपी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 100 + 50, टोटल जो है वो 150 रुपये की इसकी जीडीपी हो गई। ठीक है, तो इस कंट्री की जो जीडीपी हो गई वो 150 रुपये की हो गई। इसमें गुड्स भी आता है, सर्विस आता है। तो अभी जो जीएसटी आया था, तो जीएसटी जो कैलकुलेट होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही होता है। तो ठीक है, तो जितना गुड्स मैन्युफैक्चर होगा और जितना सर्विस प्रोवाइड की गई, तो पूरे को मिला देते हैं पूरे कंट्री में, तो उसमें जितना आया जोड़ करके उसी को बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उतना ज़्यादा सर्विस हमें पास प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं CRR और SLR, ये क्या होता है देखिए। CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। डील विद द मनी दैट हैज़ टू बी केप्ट असाइड बाय द बैंक एज रिक्वायर्ड बाय RBI। यानी कि बैंक में जितना भी हम पैसा रखते हैं तो वो सब के सब पैसा लोन नहीं दे सकती। मान लेते हैं ये कंपनी ये है जो बैंक का काम करती है। ठीक है, ये बैंक है। अब इसमें मान लेते हैं कासा के थ्रू यानी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के थ्रू 100 रुपये इसमें जमा हुए, हम जैसे लोगों ने 100 रुपये इसमें जमा किया। तो क्या ये 100 रुपया लोन दे सकती है? देने को तो दे सकती थी, क्योंकि इसके पास तो 100 रुपया है। लेकिन RBI का नियम है, क्योंकि RBI रेगुलेटरी है बैंक की, तो RBI का नियम जो होगा वो लागू होगा। तो RBI ने नियम रखा है कि आप 100 रुपया लोन नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CRR रेशियो रखना पड़ेगा और SLR रेशियो रखना पड़ेगा। अब ये है क्या, तो देखिए CRR रेशियो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए द मनी विच हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विथ RBI एज रिजर्व, यानी कि अगर आपको 100 रुपया अगर आपके पास आए टोटल, ये बैंक है, बैंक के पास ये 100 रुपया अगर आए, तो इसमें से RBI हमेशा अपना डेटा चेंज करता है परसेंटेज में। तो CRR का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज का पैसा आपको रखना पड़ेगा। अगर इस केस में 5% है, अगर मान लेते हैं CRR जो है वो 5% है। ठीक है, तो 100 रुपया का 5% कितना होगा, 5 रुपया। तो 5 रुपया RBI के पास रखना पड़ेगा, इसको मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हो गया CRR। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है SLR, मनी विच बैंक हैज़ टू बी केप्ट असाइड विद देमसेल्फ। यानी कि अब अगर ये बैंक है तो अब इसके पास कितना बचा, अगर ये CRR अगर दे देती है RBI को 5 रुपया, ये जो 5 रुपया है, तो अब इसके पास कितना बचा, 95 रुपया बचा। तो क्या ये 95 रुपया को लोन दे सकती है? नहीं दे सकती। अगर ये 95 रुपया को लोन दे देगी तो हम जो बैंक से पैसा निकालने जाते हैं कभी कभी 5,000 10,000, तो वो कहाँ से मिलेगा? अगर ये सबको लोन दे देगी तो उसके पास पैसा ही नहीं है। तो उस केस में ये आता है SLR, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि इसका भी कुछ परसेंटेज रहता है, 20%, 15%, 10%, ऐसा करके वो RBI बताती है उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर ये 20% रहा तो 100 रुपया का 20% कितना हो गया, 20 रुपया। तो 20 रुपया इसको निकाल के रखना पड़ेगा, और वो जो है लिक्विड में आएगा। जो हम कभी पैसे जमा करने जाते हैं तो वो जमा हो जाएगा, और जब हम पैसे निकालने जाते हैं तो यही 20% जो लिक्विड है यही से निकलता है, और ये हर कंपनी को, हर बैंक को रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में अब कंपनी को एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर से। इस केस में कंपनी ए थी, इसके पास 100 रुपया आया, 100 रुपया में इसके पास CRR जो है वो 5 रुपया चला गया। SLR की अगर बात करते हैं तो इसके पास 20 रुपया चला गया। तो अब कंपनी के पास लोन देने के लिए कितने पैसे बचे हैं, लोन देने के लिए इसके पास बचे हैं 75 रुपया। तो अब चाहे तो ये 75 रुपया लोन दे सकती है, और इसी 75 रुपये को वो लोन देती है। ठीक है, क्योंकि ये 5 रुपया जो है वो RBI के पास चला जाता है, और 20 रुपया जो है वो आपका SLR रहता है, जो आप पैसे निकालने जाते हो बैंक से, और बैंक पैसे आपको दे देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाई SLR और हाई CRR होने से क्या नुकसान है। ठीक है, तो हाई CRR और हाई SLR होने से ये सब नुकसान है। पहला, कैपेसिटी टू लेंड डिक्रीज, यानी कि उधार देने की कैपेसिटी घट जाती है। लोन गिवन विल डिक्रीज, लोन कम देने मिलता है, और गेन जो होता है इंटरेस्ट गेन वो घट जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
अभी जो बैंक ए था इसके पास अभी जो 100 रुपया था, इसमें से 1 मिनट 100 करोड़ जो था, 100 रुपया या 100 करोड़ मान लेते हैं, इसमें से इसका जो है वो 25 रुपया जो है वो चला गया CRR और SR में, और 75 रुपया जो है वो लोन दे पाई। अब अगर इसका जो हाई हो जाता है CLR और SRR, वो बढ़ करके 40 रुपया हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, ये रुपीज़ में मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसके पास 60 रुपया बचता है लोन देने के लिए, और ये 60 रुपया ही लोन दे पाएगी। तो इसमें से क्या होगा, ये सब चीज़ें हो जाएगी, लैंड देने की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, इसका जो लोन है वो घट गया, और इसका जो इंटरेस्ट है वो घट गया, क्योंकि पहले 75 रुपये पे इंटरेस्ट कमा रही थी और अब ये 60 रुपये पे कमा रही है, तो 60 रुपये पे कम इंटरेस्ट कमा पाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है रेपो रेट। आपने सुना होगा, रेपो रेट का बहुत नाम सुना होगा। रेपो रेट घट गया, रेपो रेट बढ़ गया। मॉनेटरी जब बैठक होती है RBI की, उसमें होता है। तो रेपो रेट आखिर होता क्या है, तो देखिए, इट इज़ रेट एट विच RBI लेंड मनी टू बैंक। व्हेन रेपो रेट इंक्रीज, लोन बिकम कॉस्टली, प्रोडक्शन डिक्रीजेज एंड इट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन GDP। देखिए, रेपो रेट होता है, वो होता है, मान लेते हैं ये एक बैंक है, ये इसको कहाँ से पैसे मिलेंगे, एक तो कासा से मिलेगा पैसा, दूसरा ये मान लेते हैं बैंक B से अपना जो वो पैसा जुटा ली, और तीसरा इसका जो होता है वो RBI से ऑप्शन होता है, ठीक है। तो RBI जो होता है वो अपना जो इसको लोन देगा, मान लेते हैं वो 9% पे दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं रेपो रेट। RBI जो इस बैंक को, यानी किसी भी बैंक को, चाहे B भी ले रही है, चाहे ये ले रही है, या फिर कोई और बैंक है, उसको जिस रेट पे लोन देता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। अब इस केस में क्या है, इस केस में मान लेते हैं कि इसका रेपो रेट जो है वो बढ़ गया। तो रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, लोन बिकम कॉस्टली, क्योंकि अगर RBI बैंक को लोन दे रही है महंगे दाम पे, तो बैंक जो फर्दर जो कंज्यूमर को देगी, कंज्यूमर को वो भी महंगे दाम पे देगी, तो लोन महंगा हो गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर अगर लोन महंगा लेगा तो ये कम लोन लेगा, और जो सामान जो बना रहा है, गुड्स जो बना रहा है, वो अपना घटाएगा, तो गुड्स घट जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन घट जाएगा। और तीसरा है GDP कम हो जाएगी। अब गुड्स ही घट जाएगा तो GDP में क्या आता है, GDP गुड्स आता है, तो गुड्स कम हो गया, तो गुड्स कम हो गया तो इसका जो है वो GDP कम हो गया। तो ये चीज़ें आपका जो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, रेपो रेट के बढ़ जाने से, और घट जाने से जस्ट इसका उल्टा होता है। अब हम बात करते हैं कि और सारी क्या चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट को। तो पैरामीटर लाइक मानसून भी अफेक्ट करती है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से अलग जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो सब करती है इसको। सरप्लस की बात करें तो सरप्लस जो होता है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का होता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया इम्पोर्ट से तो सरप्लस हमारे पास आ गया, और इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी जो होता है वो रिजर्व बढ़ता है, और फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो हमारे इकॉनमी के लिए बहुत गुड है, गुड्स फॉर द स्टॉक मार्केट, और इकॉनमी के लिए जो बढ़िया है वो स्टॉक मार्केट के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारा बढ़ेगा उतना बढ़िया है। जितने भी देश होते हैं वो ज़्यादातर 3 चीज़ों में रखते हैं। पहला तो हो गया डॉलर में रखते हैं, दूसरा हो गया येन में रखते हैं, और तीसरा अगर बात करें तो यूरो में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में फॉरेन रिजर्व अपना रखते हैं। तो जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है किसी कंट्री का उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने जो है वो इतनी देर से क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बात किया। हमने बताया था फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो 2 तरह के होता है, पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का जो है वो क्या है, हमने अभी तक डिस्कस किया, सारा डेटा का डिस्कस किया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने बताया था कि हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे काम करता है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। इसके बारे में जो सीनियर टॉप मैनेजमेंट है वो कैसे काम कर रही है। अगर वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है तो ठीक है, और अगर बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो ख़राब है। तो चलिए हम एक करके सबको देखते हैं। तो अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि सर्च द कंपनी नेम ऑन गूगल एंड ऐड द सर्च टर्म्स एज फ्रॉड एंड केसेस, यानी कि कंपनी के नाम के साथ फ्रॉड और केसेस लगा करके सर्च करिए। अगर वो बढ़िया है, अगर वो कोई डेटा नहीं शो कर रहा है तो ये बढ़िया है, और अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी में कोई फ्रॉड और कोई केस लगा हुआ है। आगे अगर बात करते हैं, चेक लिंक प्रोफाइल ऑफ द बिजनेसमैन का लिंक प्रोफाइल चेक करिए, जैसे कि इसको क्वालिफिकेशन कैसा है, एक्सपीरियंस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, और इसके जो स्टाफ हैं टॉप स्टाफ वो रेम्यूनरेशन कितना ले रहे हैं, सैलरी कितना ले रहे हैं, ठीक है। इन सब के बारे में चेक करिए। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा आप चेक करिए मैनेजमेंट डिस्कस एनालिसिस रिपोर्ट, यानी कि मैनेजमेंट जो डिस्कस एनालिसिस रिपोर्ट है उसको चेक करिए, और कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, उसके कोई पनिशमेंट या पेनल्टी अगर उसको मिला है तो ये सब के बारे में बात करिए। अगला अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल, इसके बारे में बात करिए कि ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस आप देख सकते हो इस सब चीज़ों का। और अगर 5वां की बात करते हैं तो 5वां है इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेज अगेंस्ट द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के जो टॉप ऑफिशियल है वो इनसाइडर ट्रेडिंग किए हैं क्या। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, ये आपका जो है वो सेबी बैन करके रखी है, इसको इलीगल मानती है। और अगर इसके टॉप मैनेजमेंट या फिर कोई भी इसके जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है और इसको पकड़े गए हैं तो ये सब भी ध्यान रखिए, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से इसका जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है प्राइस को, ठीक है।
तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा वीडियो, जिसमें से आप अगर शुरू से लेकर के अंत तक इसको देखे होगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि किसी भी स्टॉक्स को खरीदने के लिए कैसे उसका एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको पूरी तरीके से देखा है तो आप एक तरह से पूरा एनालाइज करना सीख गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।